हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। मैथस्तान में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम फिजियोलॉजी इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़ रहे थे रिलेटेड टू आर पीजीटी लेक्चर कैडेट एग्जाम्स। तो बेटा उसमें जो एक हमने चीज कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन, C3 साइकिल, कैम साइकिल समथिंग, ये सब हम कर रहे थे। तो इसके अलावा अब आगे जो टॉपिक है हम वो करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस जो होंगे वो फोटो पीरियोडिज्म और ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, जैसे कि मतलब ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट के, उससे रिलेटेड भी हम आज करेंगे। तो सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल अफेक्ट इज कॉज्ड इन प्लांट्स बाय जिबरलिक एसिड। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो प्लांट्स में होता है, किसके कारण? जिबरलिक एसिड के कारण, जिबरलिक एसिड के कारण जो है वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम इन प्लांट्स। क्या जिबरलिक एसिड के कारण प्लांट्स छोटे रहते हैं? टोल प्लांट्स टोल प्लांट्स की जो है स्टेम वो शॉर्ट रह जाती है। ये कौन सी ग्रोथ रेगुलेटर है? ये ग्रोथ को बल्कि इनहिबिटर थोड़ी है, ये तो एक ग्रोथ प्रोमोटर है, तो ये तो नहीं होगा। elongation of stem in the dwarf plants, rooting in stem cuttings and yellowing of young leaves। तो बेटा ये जो है ये बेटर करेगा ड्वार्फ प्लांट्स में, स्टेम को इलोंगेट करके उनमें मतलब स्टेम को बढ़ाएगा, इंक्रीज इन लेंथ करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनोडल, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो था ना हमने किया, उसका बात ये था क्योंकि जो हमारा क्या कह सकते हैं हम, इथाइलिन है, सॉरी इथाइलिन नहीं, जो जिबरलिक एसिड है वो स्टेम इलोंगेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो एक ग्रोथ प्रोमोटर है, बढ़ाता है, तो स्टेम को लंबाई करने में, स्टेम की लंबाई करने में उसका रोल आता है। उसके बाद है बेटा इंटरनोडल इलोंगेशन इज इंड्यूस्ड बाय। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये स्टेम है हमारी तो उसमें जो है मान लीजिए ये स्टेम है, तो उसमें जो है पत्तियां जहां से अराइज होती हैं उसको कहते हैं नोड। दो नोड्स के बीच की जो जगह ये सारी, इसे कहते हैं इंटरनोड। तो अगर किसी चीज में इंटरनोडल इलोंगेशन होगी, मतलब किसी में अगर दो नोड्स के बीच का इतना डिफरेंस है, तो वो इतना इतना अगर हो जाए, इंटरनोड्स इलोंगेट कर जाए, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली स्टेम और लंबी लगेगी, है ना, इलोंगेट हो जाएगी स्टेम। तो ये जो है बेटा, ये कौन करता है? इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन्स या इथाइलिन्स। तो बेटा इसका भी आंसर जो है ना वो है जिबरलिन्स, क्योंकि जिबरलिक एसिड हो गया, जिबरलिन्स हो गया, ये सेम चीज है बेटा। और हमने अभी कहा स्टेम इलोंगेशन में किसका रोल है? जिबरलिक एसिड या जिबरलिन्स का। स्टेम इलोंगेशन का मतलब स्टेम तभी लंबी होगी, ये बीच के नोड्स के बीच में ये एरिया बड़ा होगा, इलोंगेट करेगा जब। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स इज इनिशिएटेड बाय। तो बेटा आता है जो पीनट के बीजों का जो जर्मिनेट होना है, ठीक है, जब नया छोटा सा कली उससे निकलती है, पौधा टाइप, छोटी रूट्स, और स्प्राउटिंग होना पोटैटो के ट्यूबर्स का, ये किससे इनिशिएट होता है? जिबरलिन से, इथाइलिन से, NAA या साइटोकाइनिन से। तो इसका आंसर है इथाइलिन। कि जो पीनट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ज्यादा हमें रोल्स का बस पता होता है, कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं कि स्टेमुलेशन कौन करता है, जर्मिनेशन में हेल्प या स्प्राउटिंग में कौन करता है, ये हमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं, बजाय कि ज्यादा कोई जो है इंफॉर्मेशन, मतलब कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, तो बेटा एक और बात इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज, या इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन ब्रेकेज ऑफ सीड, सीड को ब्रेक करना, एंड बड की डोरमेंसी को तोड़ना।
ब्रेकेज ऑफ सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, ठीक है बेटा, इनमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और ओनली हार्मोन जो गैसियस है वो इथाइलिन है। दूसरा बेटा, इथाइलिन इसको फ्रूट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रूट इनिशिएशन, फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए भी यही चाहिए होता है। ओके, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है इसे, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन। अब आ गया जो पीनट सीड्स है ना, ये इनिशिएशन शो करते हैं कैसे, अपनी ब्रेक करके डोरमेंसी, किसके कारण, इथाइलिन के कारण। उसी तरह पोटैटो ट्यूबर्स को है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो स्प्राउटिंग कर सके। तो स्प्राउटिंग करना भी आफ्टर डोरमेंसी ब्रेक करके ही होता है। तो हमें पता है डोरमेंसी ब्रेक के लिए कौन है, इथाइलिन है। इसके अलावा जो जिबरलिन्स वगैरह हैं, हमें पता है ये भी जर्मिनेशन कईयों में, बहुत सारी चीजों में जो है वो करते हैं, लेकिन इथाइलिन जो है स्पेशली इन दो केसेस में कि पीनट सीड्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जिबरलिन जो है ना, जिबरलिन्स इनको जो है यूजली जो है क्या करता है, ये प्रमोट करता है जर्मिनेशन, यूजली ये करता है प्रमोट जर्मिनेशन, जिबरलिन जो है। लेकिन इन दो केसेस में, पीनट सीड्स और पोटैटो ट्यूबर्स के केस में, इथाइलिन का मेन रोल है, ठीक है। किसका मेन रोल है, इथाइलिन का, ठीक है। उसके बाद आता है अब, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हेन स्प्रेयर्ड ऑन शुगर केन क्रॉप्स, ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड दस एनहेंसेस द यील्ड, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको जब हम गन्ने की खेत में, गन्ने की खेती पे, शुगर केन क्रॉप्स पे जब हम बेटा क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उसको, तो वो क्या करता है, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, स्टेम की जो लंबाई है उसको बढ़ाता है, और पैदावार यील्ड जो है उसको बढ़ाता है, आगे से डबल करता है, ट्रिपल करता है, या 1.5 गुना जो भी है, मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो बेटा ये क्या है, तो इसका आंसर, ऑप्शंस है हमारे पास, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिबरलिन। जिबरलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ, क्योंकि लेंथ ऑफ स्टेम आ गया ना फिर से, अगर नहीं भी हमें आता, लेंथ ऑफ स्टेम मतलब स्टेम इलोंगेशन, तो मेन रोल क्या है उसका, मेन रोल किसका है इसमें। ओके, जिबरलिन का मेन रोल है इसमें। उसके बाद अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और कौन सी जो है वो इनकरेक्ट, मतलब नहीं है, मतलब हमने करेक्ट वाली ऑप्शंस जो हैं वो चूज करनी है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है, पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्लास। ओके, ओके बेटा। उसके बाद है काइनेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स, जिबरिक एसिड इज ए टर्पीन, एंड काइनेटिन was isolated from the autoclaved herring sperm DNA. Choose the correct answers from the options given below. ऑप्शन आई नहीं है, हमने खुद सोचना है कि इनमें से कौन सी सही है, कौन सी जो है, कौन सी सही है, कौन सी जो है इसमें से इनकरेक्ट है बेटा। तो बेटा इसमें जो है सबसे पहले जो, ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, तो बेटा ये इनकरेक्ट है, ये कैनरी ग्रास से थोड़ी ली गई थी। इट वॉज फ्रॉम द, देखो ये जो ऑक्सिन है ना, लिया टिप से ही गया था, क्योंकि ये क्या करता है, लेंथ वगैरह ये ऑक्सिन टिप पे प्रेजेंट होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह उनको डिवाइड करके, है ना वहां पे। तो बेटा ये लेकिन क्या था, फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था कैनरी ग्रास में, ऑब्जर्व जो है कैनरी ग्रास में किया गया था, लेकिन आइसोलेट जो है उसको एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था। ऑब्जर्व इसको फर्स्ट टाइम कैनरी ग्रास में किया था, ऑब्टेन नहीं किया, आइसोलेट नहीं किया था, ऑब्जर्व किया था कैनरी ग्रास में। लेकिन एफ डब्ल्यू ने इसको आइसोलेट किया था, ठीक है, फ्रॉम टिप ऑफ ओट, ओट्स खाते हैं ना हम, ओट, एविनिया, एविना सटिवा, ठीक है। ओट्स में, कैनरी ग्रास में फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन इसको लिया कहाँ से गया था, ओट्स में, तो ये गलत है। उसके बाद सेकंड है काइनेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन,
काइनेटिन जो है वो क्या है? काइनेटिन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनाइन की, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो है एक तरह का साइटोकाइनिन है। काइनेटिन जो है वो एक तरह का क्या है? साइटोकाइनिन पिगमेंट है। सॉरी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कह लो या ग्रोथ प्रोमोटर कह लो, रेगुलेटर कह लो, ठीक है। और इसका जो मेन रोल होता है ना, सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन कह लो, उसमें इसका बहुत मेन रोल होता है। ठीक है। उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। क्या आता है? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो डेरिवेटिव है कैरोटेनॉइड्स का, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको डिनोट किया जाता है ए बी, ए से। और ये एब्सिसिक एसिड को, और ये कहाँ कैरोटेनॉइड कौन से वाले किससे बनता है ये? जेंथोफिल से। और स्पेशली एक तरह का कैरोटेनॉइड है जेंथोफिल, कौन सा? वाइलोजेंथिन। ओके। उसके बाद आता है जिबरलिक एसिड, ये एक टर्पीन है। काइनेटिन एक साइटोकाइनिन आइडेनाइन की मॉडिफाइड फॉर्म। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है? एक कैरोटिनॉइड। जिबरलिक एसिड एक टर्पीन है, टर्पीन। टर्पीन्स भी जो है केमिकली जो है ये डाइटर्पीन है। डाइटर्पीन। ओके, कौन सा है ये केमिकली? डाइटर्पीन है। उसके बाद आता है काइनेटिन को जो आइसोलेट किया गया था एक ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसको मिलर एंड स्कूग ने एज ए प्रोडक्ट फाउंड किया था। किसको? काइनेटिन को। मिलर एंड स्कूग ने एक वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसका ये प्रोडक्ट निकला था काइनेटिन। ठीक है। ऑटोक्लेविंग जब उन्होंने की थी ना हैरिंगस्पन डीएनए की, तो उसका प्रोडक्ट निकला था मिलर एंड ये। तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें से सिर्फ ए ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब क्या है? सही है। उसके बाद आता है स्क्रीन के ऊपर साइनोकाइनेटिन क्या करता है। तो ये मैंने आपको जैसे सी से साइनोकाइनेटिन और सी से सेल डिवीजन वैसे बता ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो साइनोकाइनेटिन है क्या वो इंड्यूस करता है सेल डिवीजन, क्या बॉल्टिंग, या सेनेसेंस, या डोरमेंसी? तो बेटा ये इसका ऑप्शन है ए, साइनोकाइनेटिन सेल डिवीजन को बढ़ाता है। किसी भी प्लांट में जब हमने सेल डिवीजन करवानी है तो हम साइटोकाइनिन को स्प्रे करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं वहां पे। ठीक है। इनको बेटा ये सेल डिवीजन या कह सकते हैं साइटोकाइनिन, नाम ही इसलिए इसका नाम ही क्योंकि सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस करवाता है ये, इसलिए इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ गया, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस करवाता है। ठीक है। जो सेल ग्रोथ रूट्स रूट्स और शूट में रूट्स और शूट्स में ये साइटोकाइनेसिस करवाता है। ठीक है बेटा। ठीक है। और प्राइमरीली इसका रोल है सेल ग्रोथ में एंड डिफरेंशिएशन में। ठीक है। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में इसका प्राइमरी रोल है। ठीक है। अब उसके बाद जो आता है बेटा अदर्स के बारे में अगर हम देखें, तो बोल्टिंग। बोल्टिंग जो है इंड्यूस वो किससे होती है? ये फंक्शन है मेनली जिबरलिन का। बोल्टिंग कोई पूछे तो वो ये किसका फंक्शन है? जिबरलिन का। ठीक है। जो मेनली क्या प्रमोट करता है? स्टेम इलोंगेशन। बोल्टिंग भी ये इंड्यूस करवाता है। ठीक है। उसके बाद है सेनेसेंस। उसके बाद क्या आता है? सेनेसेंस। तो सेनेसेंस ना ये हो गई जैसे बुढ़ापे वाली चीजें, एब्सिशन, सेनेसेंस, झड़ जाना, बुढ़ापे में आ जाना, एजिंग हो जाना। ठीक है। तो साइटोकाइनिन तो बल्कि अगर सेल डिवीजन करेगा तो इसको तो साइटोकाइनिन बल्कि अगर सेल डिवाइड करवा रहा है तो वो तो नहीं ऐड करवा रहा, तो एजिंग को तो वो इसको तो वो प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, डिले कर रहा है। हम कह सकते हैं डिले कर रहा है। ठीक है। सेनेसेंस को, एजिंग को ठीक है प्रिवेंट कर रहा है, डिले कर रहा है। और ये प्रमोट, और इसका उल्टा जो इंड्यूस करता है, जो इंड्यूस करवाता है वो कौन है? एब्सिसिक एसिड, ए बी ए। क्योंकि बुढ़ापे वाली चीजें मेच्योरिटी वाली अगर करवानी है तो वो ए बी ए करवाएगा। उसके बाद आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब भी है इनएक्टिव स्टेज में जाना। सी डोरमेंसी, बड डोरमेंसी हो गया। ये भी रोल जो है ऐसा नेगेटिव वाला किसका है? ए बी ए, एब्सिसिक एसिड का। किसका है? एब्सिसिक एसिड का। और इसलिए इसको ना, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम ए बी ए को? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको और भी रोल बता दिए एक्स्ट्रा जो थे। ठीक है, ताकि इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है अगर, तो आप डील कर लो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इंक्लूड।
तो बेटा जो प्लांट की डेवलपमेंट में जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं बेटा, वो क्या है? क्या वो जो हैं, सबसे पहले तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। जो इंटरनल टू द इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, तो जो इंटरनल टू द प्लांट है, प्लांट के इंटरनल के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इंटरनल हमारी बॉडी में कोई धूप थोड़ी है, सॉइल थोड़ी है, वाटर थोड़ी है, जीन्स है ना, हमारा डीएनए है। तो जेनेटिक फैक्टर्स ये एक तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो जो डीएनए से रिलेटेड है वो। और उसके अलावा एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, उसके अलावा सेल के अंदर के तो इंट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल भी तो है अंदर, इंट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर, जैसे कि पीजीआरस, ऑक्सिन्स, जो ऐसे काम करवाते हैं सेल के ऊपर एक्ट करके। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि क्या इंट्रिंसिक में लाइट एंड टेम्परेचर आता, ऑक्सीजन आता है? नो। क्या टेम्परेचर आता है? नो। क्या न्यूट्रिशन और वाटर? वाटर भी हमें बाहर से मिला। ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये आंसर है इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन? अगर इसका आंसर आपको, मेनली जो हार्मोन कंट्रोल करता है जाइलम की डिफरेंशिएशन को, ठीक है, और ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो आप ऐसा कर सकते थे गलती कि आप सिर्फ देखते कि कोई ना हमें जाइलम डिफरेंशिएशन का चाहिए, नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है सेल डिवीजन में, लेकिन उन्होंने कहा है जाइलम डिफरेंशिएशन भी करता है और उसके साथ साथ सेल डिवीजन भी, तो मतलब मेन ये भी रोल दिखाना हमने। तो बेटा इसका आंसर ऑक्सिन आएगा, क्योंकि प्राइमरी जो रोल, जो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी जो ड्राइवर है फॉर जाइलम, फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन, वो है ऑक्सिन। वो क्या है? ऑक्सिन है वो साइटोकाइनिन नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि साइटोकाइनिन जो है ना, वो जाइलम सेल डिवीजन तो करवा सकता है, लेकिन वो जाइलम डिफरेंशिएशन नहीं करवा सकता, और ऑक्सिन जो है वो जाइलम डिफरेंशिएशन के साथ साथ थोड़ा सेल डिवीजन को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, और जाइलम डिफरेंशिएशन भी करवाएगा, तो इसका आंसर जो है वह है ऑक्सिन। उसके बाद अब आता है अगला क्वेश्चन, तो ये है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हॉर्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स तो चलो सारे होते हैं, इनमें से मतलब कि कौन प्रमोट करता है वो है, मतलब जो पॉजिटिव काम करे, बुढ़ापे की तरफ ना लेके जाए हमें। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन तो ठीक है ये भी, लेकिन ये बुढ़ापे में आ रहा है तो इसको काटो। ए बी एस में भी आ गया, इसको काटो, ए बी एम एस, तो इसमें नहीं है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये तीनों क्या हैं? प्रोमोटर्स हैं। ये कुछ प्रमोट करते हैं, ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इजी था ये क्वेश्चन, तो ये इजी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the correct sequence from the following events of development process in a plant cell and choose the correct option। तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नीचे दिए गए जो चार हमें इवेंट्स दिए गए हैं, जो चार प्रोसेसेस दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस व सही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस में कि कौन पहले होता है उसके बाद क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस में करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास पहली ऑप्शन क्या है। पहली है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ओके जी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, पहले तो हमें मतलब पता होने चाहिए सबके, तो चलो मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ये क्या होती है? ये बेटा होती है जहां पे सेल जो है तैयार करता आपको अपने आप को डिवाइड करने के लिए, इंक्रीजेस इट्स प्रोटोप्लाज्म कंटेंट एंड डिवाइड एंड साइज प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को और साइज को अपने को बढ़ा देता है। पहले अगर इतने साइज का था तो उससे इतने का हो गया, बढ़ा दिया। ठीक है, इसको कहेंगे हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ठीक है, कि अंदर की अभी इंटरनली की है। दूसरी बात आती है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है बेटा, जब वो वो प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो सेल अंडरगो
स्ट्रक्चरल चेंजेस, सेल के अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस आए ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। टू परफॉर्म मतलब जब सेल को अपना एक काम मिल जाए कि अब परमानेंट मुझे ये काम करना है, मुझे ये रोल मिल गया। अगर उस सेल को किडनी सेल का रोल मिल गया तो वो किडनी सेल का काम करेगा। अगर उसको मसल सेल का तो वो मसल का, मतलब डिफरेंशिएट होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। इसमें जो है, पहली ऑप्शन प्लाज्मेटिक ग्रोथ, दूसरी है डिफरेंशिएशन, आगे मैच्योरेशन और फिर सेनेसेंस। तो इसके बाद मैच्योरेशन क्या होती है? अब जब उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया, अब ये तब होगा जब डिफरेंशिएटेड सेल जो है, अब डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल है वो अपना फुल फंक्शनल लेवल को रीच कर दे, फुल फंक्शनल कैपेसिटी। जब उसकी, अब फंक्शन तो उसको रोल मिल गया, उसको डिफरेंशिएट, लेकिन जब वो फुल फंक्शनल कैपेसिटी को रीच कर जाए एंड अपना जितना फाइनल साइज हो सकता था, धीरे धीरे पहले लाइफ में जब वो डिफरेंशिएट होता है तो धीरे धीरे फंक्शन परफॉर्म करता है, साइज भी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन जब फुल आ जाएगी इसके बाद अब नहीं, फुल कैपेसिटी अपनी फंक्शन की और साइज की जब गेन कर ली, उससे हम कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। उसके बाद आता है सेनेसेंस। क्या आता है? सेनेसेंस। तो सेनेसेंस का है फाइनल स्टेज, ये लास्ट, फाइनल या लास्ट स्टेज बुढ़ापे की अब आ गई, डेवलपमेंट की। जब क्या होगा? सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग आ गई ना, तो उसके बाद अब क्या आ जाएगी? डेथ, प्रोग्राम्ड एजिंग। अब एजिंग, बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापे के बाद क्या हो जाएगी? डेथ, सेल की या ऑर्गन की। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेनेसेंस। ठीक है, तो सबसे पहला यही आएगा, पहले वो तैयार, डिफरेंशिएट फिर मैच्योरेशन ही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है फोटो पीरियोडिज्म पे। फोटो पीरियोडिज्म इन एनिमल्स अफेक्ट्स, एनिमल्स में जो फोटो पीरियोडिज्म है वो क्या अफेक्ट करता है? पशुओं में फोटो पीरियोडिज्म किस पर प्रभाव डालता है? पहला है विजन पे, ठीक है, फिर है ब्लड प्रेशर पे, फिर है सीजनल रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन, और फिर है बॉडी कलर। पहली बात तो ये कि फोटो पीरियोडिज्म अगर हम कर रहे हैं तो फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट। पीरियोडिज्म मीन्स ड्यूरेशन उसकी, कितने वक्त तक, टोटल टाइम पीरियड, कितनी टोटल, कितनी ड्यूरेशन तक लाइट पड़ती है और उसका अफेक्ट, और उसका उस ड्यूरेशन का अफेक्ट क्या पड़ता है, उसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, तो बेटा एनिमल्स के, प्लांट्स में तो हमें पता है, वो भी पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस, लेकिन एनिमल्स में क्या रोल है? तो हम देखते हैं ना, कई बार सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, तो कुछ एनिमल्स जो हैं सर्दियों में क्या होता है, जैसे सर्दियां आती हैं वो हाइबरनेशन के लिए चली जाती हैं। समर्स में फिशेस एस्टिवेशन कहते हैं उसे, कि मतलब लॉन्ग स्लीप साइकिल के लिए कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं वो। तो ये जो है कि लाइट का ही प्रभाव पड़ रहा है कि समर्स आ रहे हैं, विंटर्स आ रहे हैं। ठीक है, डे शॉर्ट हो रही है विंटर्स में और रातें लंबी, और समर्स में दिन ज्यादा बड़ी हो रही है, सनलाइट ज्यादा देर के लिए पड़ रही है, ड्यूरेशन उनकी चेंज हो रही है। तो इसके लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि सीजनल। आप देखना कभी सीजन के दौरान, पर्टिकुलर सीजन में होता है कि कुछ एनिमल्स विंटर्स में, कुछ स्प्रिंग में, कुछ समर्स में क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशली। ठीक है, तो और माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाते हैं, माइग्रेट भी तो हो जाते हैं। तो सीजनल रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन जो है, ये इसका राइट आंसर है बेटा, ये इसका क्या है? राइट आंसर है, सी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब फोर्थ, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इन शॉर्ट डे, एक मिनट, इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इंटरप्शन ऑफ, इन शॉर्ट डे प्लांट्स इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। शॉर्ट डे पौधों में अंधकार अवधि को प्रकाश से बाधित करने पर, मान लो शॉर्ट डे प्लांट्स है बेटा, ऑब्वियसली शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? जब जिनको कम दिन चाहिए होता है छोटे दिनों में और लंबी रातें होती हैं, उन दिनों में जब वो है ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं या बढ़िया रहते हैं, उनको वो प्रेफर करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इनको डार्कनेस का ज्यादा पीरियड चाहिए और लाइटनिंग का कम चाहिए। ठीक है, लाइट वाला कम और डार्कनेस का ज्यादा। तो वो जो है बेटा क्या करेंगे, अगर उनमें डार्क पीरियड जो है इंटरप्ट हो जाए, बाधा आ जाए, कैसे? लाइट की फ्लैश डाल के, तो फिर क्या होगा? क्या वो प्रमोट करेगा?
या इनहिबिट करेगा या कोई इफेक्ट नहीं, या कोजेस। देखो, एक होते हैं शॉर्ट डे, एक होते हैं लॉन्ग डे, एक होते हैं डे न्यूट्रल। तो ये जो होते हैं ना शॉर्ट डे वाले, मतलब इनको ज्यादा प्रेफरेंस होती है डार्कनेस की। दिन छोटे, लंबे दिन मतलब लाइट की प्रेफरेंस है। तो इनमें डार्कनेस इंड्यूस करेगी फ्लावरिंग, मतलब है ना, फ्लावरिंग बढ़ाएगी, इनमें लाइट। डे न्यूट्रल में नो प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है लाइट डे का। इक्वल डे और इक्वल लाइट की लेंथ हो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शॉर्ट डे उनको डार्कनेस चाहिए, तो डार्कनेस जगह हम बाधा डाल देंगे उसमें, किसके कारण? एक लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट के द्वारा, तो वो इनहिबिट करेगा, बी ऑप्शन, इनहिबिट करेगा वो फ्लावरिंग को। ठीक है, क्योंकि उसके डार्कनेस के पीरियड को वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्योंकि लेंथ जो है डार्क पीरियड की ज्यादा होती है लेंथ ऑफ डे लाइट से। लेकिन इसमें हमने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिससे उसके फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि उसको तो प्रेफरेंस किसकी है? डार्कनेस की है ना प्रेफरेंस। उसके बाद आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या आते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। तो जो लॉन्ग डे फ्लावर जो है ना बेटा, लॉन्ग डे प्लांट्स, वो कब फ्लावर करते हैं? लॉन्ग डे फ्लावर्स, प्लांट्स फ्लावर व्हेन, क्या लॉन्ग डे पौधे फूलते हैं जब, कब? क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है, अब लॉन्ग डे है बेटा, नाम से जिसको ज्यादा लंबे दिन चाहिए और रात से छोटी। तो पहली ऑप्शन है डे इज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, नाइट सॉरी, उसका डे शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, कॉन्टिन्यूस डार्कनेस, या नाइट इज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। हमें रात लंबी नहीं चाहिए, दिन छोटा भी नहीं चाहिए, हमें रातें छोटी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स है, रातें छोटी हो क्रिटिकल लेंथ से, और और दिन बड़े हो। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि लॉन्ग डे है, और लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको डार्कनेस का पीरियड शॉर्टर चाहिए, स्पेसिफिक क्रिटिकल नाइट, जो देन एक ना स्पेसिफिक क्रिटिकल नाइट लेंथ होती है, जहाँ 12 आवर्स की हो सकती है, वो स्पेसिफिक क्रिटिकल नाइट लेंथ। उससे कम, जो पर्टिकुलर एक क्रिटिकल नाइट लेंथ की जो कह सकते हैं हम अमाउंट है, उससे कम, उससे कम होनी चाहिए। तो तभी तो वो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे हो गए, और आते छोटी वाली हो गई, नाइट लेंथ चाहिए। ताकि क्या, ये सब क्यों होता है कंसेप्ट? ताकि उनमें क्या इंड्यूस होके फ्लावरिंग, फ्लावर्स बनना। तो ये जो लॉन्ग डे वाले हैं ज्यादा प्रेफर करते हैं लाइट को एज कम्पेयर टू डार्कनेस। ठीक है, तो ये था हमारा। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और न्यूट्रल प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, द फोटो पीरियोडिक इंडक्शन इज। तो जो फोटो पीरियोडिक इंडक्शन है उसका क्या मतलब है? फोटो पीरियोडिक प्रेरणा क्या है, प्रेरण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस जो है इसकी वो है, पहली ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग डे लेंस। क्या डे, दिन में जो दिन पड़ता है, डे लेंस है, उसको सेंस करने के प्रोसेस को कहते हैं? नहीं। द नहीं हो सकता है, एक मिनट, सॉरी मैंने पहले ही कर दिया, नहीं आगे बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं फोटोसिंथेसिस तो नहीं। सुटेबल लाइट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल भी नहीं। अब ए और बी में से एक है, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। फोटो पीरियोडिक इंडक्शन देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग द डे लाइट और द सुटेबल लाइट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, ये भी हो सकता था कि इंडक्शन से कि इंड्यूस फ्लावरिंग। लेकिन यहाँ वर्ड उन्होंने लिख दिया सुटेबल लाइट, एक पर्टिकुलर लाइट चाहिए। तो बेटा जब सनलाइट पड़ती है तो हम तब पर्टिकुलर का ये ना एक पर्टिकुलरली वर्ड आ जाता है, जो आता है क्रिटिकल में, एक टर्म आती है क्रिटिकल फोटो पीरियड, वह हम सूटेबल लाइट की बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम फोटो पीरियोडिक इंडक्शन की बात करें तो इसमें ज्यादा बेटर ए ऑप्शन लग रही है, द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग डे लेंस। ठीक है, क्योंकि इसका ये क्योंकि हमें पता है फोटो पीरियोडिक जो इंडक्शन है वो प्रोसेस है जब एक प्लांट जो है वो परसीव करता है रिलेटिव डे लेंथ को और नाइट लेंथ को।
जिसको हम कहते हैं फोटो पीरियड, ताकि क्या ट्रिगर कर सके वो पर्टिकुलर फंक्शन या रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। स्पेशली वो रिस्पॉन्स क्या होता है कि उसके रिस्पॉन्स में फिर वो फ्लावरिंग स्पेशली ये होती है। ठीक है, लेकिन क्या काम क्या है इसमें, परसीव कर रहा है ना कुछ, परसीव करना, कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसके अगेंस्ट फिर वो ट्रिगर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये एक सेंसिंग की बात आ गई ना डे लेंस की, कि दिन बड़े हैं रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं रातें छोटी हैं, क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग डे प्लांट। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें पता भी होना चाहिए कौन से लॉन्ग डे हैं और कौन से जो है शॉर्ट डे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा लंबा दिन का पौधा है। पहला है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। फिर है टोबैको, निकोशियाना टोबैकम। राइस, ओराइजा सैटिवा। और वीट, ट्रिटिकम एस्टिवा। तो क्या होगा इसमें से, उस इसमें से बेटा डी इज द राइट आंसर। वीट जो है वो लॉन्ग डे है। सोयाबीन की बात करनी है, अगर नहीं याद रहता, एस से सोयाबीन, एस से शोरडे। टोबैको की बात करनी है तो ये भी शोरडे है। और जो बेटा राइस है, राइस, ये शोर्ट डे भी हो सकता है या न्यूट्रल डे, न्यूट्रल प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, शोर्ट डे नहीं, शोर्ट या डे न्यूट्रल दोनों का ही मीडियम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, एपिकल डोमिनेंस मींस। ठीक है, क्वेश्चन है एपिकल डोमिनेंस मींस। तो एपिकल डोमिनेंस जो है ना बेटा, वो क्या है। तो पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो हमें पता है एपिकल मींस टिप, एपेक्स, टॉप रीजन, है ना, अबव वाले, अपर वाले। और डोमिनेंस का मतलब तो हमें पता ही है कि अपना जो है लाइक की इन्फ्लुएंस, दबदबा, अपना एक तरह का स्ट्रॉन्ग पावर जो अपनी दिखानी, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर अदर्स। ठीक है, एक तरह का मतलब कि कहते हैं ना डोमिनेंट बंदा बहुत रूड हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, हावी हो रहा है, तो वैसे ही एपिकल डोमिनेंस होना, अपर एपेक्स टिप के क्या रोल है जो। तो इसका ये फिनोमिना है पहले तो प्लांट्स पे, जब एपिकल बर्ड्स, जो ऊपर ऊपर बर्ड्स होते हैं, एपिकल बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या बेटा, हार्मोन को। एपिकल बर्ड्स जो है हार्मोन्स, स्पेशली ऑक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं एपिकल बर्ड्स। और वो आगे क्या करते हैं, वो डाउन द स्टेम जाते हैं, नीचे नीचे स्टेम की ओर जाते हैं, डाउन द स्टेम वो जाएंगे और क्या कर लेंगे, सप्रेस कर लेंगे ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को, अब ये क्वेश्चन आता है कि किसकी ग्रोथ को। तो ये जो क्या करेंगे, हार्मोन जो एपिकल बर्ड ने दिए, डाउन द स्टेम जाके सप्रेस कर देंगे किसकी ग्रोथ को, एक्सिलरी बर्ड्स जो है, जो लिटरल एक्सिलरी बर्ड्स या नीचे जो बर्ड्स है उन, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स को सप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। ठीक है, लिटरल बर्ड्स भी कहते हैं हम इन्हें, एक्सिलरी बर्ड्स को। और ये जो जो है एपिकल डोमिनेंस, इसका मतलब सप्रेशन ऑफ एपिकल बर्ड्स बाय, नो, तो सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टिमुलेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स भी नहीं है, ना ही इनहिबिशन है एक्सिलरी का, बल्कि ये सप्रेशन है एक्सिलरी का, बाय रिमूवल तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एपिकल बर्ड जो ग्रो कर रहा है उसके कारण जो एक्सिलरी बर्ड्स है उनका सप्रेशन होना। आगे आता है क्वेश्चन, एज green, as a green plant grows, why does it bend towards the source of light when exposed to light only from one side। तो क्वेश्चन ये है, जब एक हरा पौधा, एक ग्रीन प्लांट बढ़ता है, ग्रो करता है आगे, तो वो लाइट के सोर्स की तरफ जो है, जो रोशनी है, जो लाइट का सोर्स है, उसकी तरफ जो है बेंड होता है। सिर्फ कहते हैं जब उस पे लाइट पड़ती है तो वो सोर्स ऑफ लाइट के की तरफ बढ़ता है, बेंड करता है, लेकिन सिर्फ एक साइड से ही, ओनली फ्रॉम वन साइड। ऐसा क्यों होता है। तो बेटा पहला ऑप्शन है इसका, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन ऑन द साइड एक्सपोज टू द लाइट, या ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन ऑन द शेडेड साइड,
या फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है हमें बाकी तो ना भी आते, जो सिमिलर सिमिलर बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ लाइट वाली साइड एक्सपोज है या शेडेड साइड, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा और आंसर सी है। ये रीजन है कि जिस हिस्से पे लाइट एक्सपोज होती है उससे उल्टा हिस्सा होता है शेडेड। ठीक है, और शेडेड में ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है। ठीक है, तो जब एक प्लांट एक्सपोज होता है लाइट को एक ही तरफ से तो प्लांट हार्मोन होता है, तो तब क्या होता है, अब देखो, जब एक प्लांट एक्सपोज हुआ लाइट पे फ्रॉम वन साइड, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ऑक्सीजन है ना, प्लांट हार्मोन है ऑक्सीजन, वो माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट कर जाता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब कहाँ से कहाँ माइग्रेट करता है, तो ऑक्सीजन जो है वो लाइट वाले पार्ट से टू दी शेडेड साइड जहां लाइट नहीं पड़ रही माइग्रेट कर जाता है। लाइट से शेडेड साइड जो है उसकी तरफ, शूट की, ऑफ शूट स्टेम पे, लाइट के, लाइट वाले हिस्से, लाइट, मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट के बेटा, ये जो है वो प्लांट है, इधर से लाइट पड़ी तो इधर से ऑक्सीजन इस तरफ को शेडेड साइड को आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ। तो इसके कारण फिर वो शेडेड साइड जब चला जाता है तो जिसके कारण अनइवन ग्रोथ होती है। क्या होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की शेडेड साइड पे हाई कंसेंट्रेशन है, अब शेडेड साइड में ऑक्सीजन ज्यादा, तो वो फास्ट ग्रो करेंगे। वो क्या करेंगे, फास्ट ग्रोथ, जिसके कारण एक साइड ज्यादा ग्रो हो जाएगा एक साइड कम, तो वो ऐसे बेंडिंग शो कर देता है उस तरफ। ठीक है, और डिफरेंशियल, यही डिफरेंस ऑफ, इसको कहते हैं डिफरेंशियल या डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट के कारण जो है ग्रोथ है, डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट है, क्योंकि जिस तरफ लाइट पड़ रही है उस तरफ से ऑक्सीजन शेड की तरफ चला गया, तो शेडेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा, जहां ज्यादा ऑक्सीजन वहां फास्ट ग्रोथ, ज्यादा सेल ग्रोथ वहां, तो जिसके कारण एक कर्व सा डिफरेंस हो गया ना, लाइट शेडेड वाले में ग्रोथ ज्यादा लाइट वाले में कम, तो डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट हो गया, जिसके कारण कर्व सा बेंड सा जो है लाइट सोर्स की तरफ पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर था। ऑप्शन सी। अब देखते हैं ये। अब आगे आया है, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन प्लांट्स इज ड्यू टू। तो प्लांट्स में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना किसके कारण होता है, इज ड्यू टू। ठीक है, किसके कारण होता है बेटा, तो ये आ रहा है, या तो ये प्रोलिफरेशन या री डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन। तो पहले तो बेटा जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो एक तरह का क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है डी डिफरेंशिएशन। क्यों, अब डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है जब एक मैच्योर सेल जो है, जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन ले चुका था, एक मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल अब लोस्ट कर दे अपना फंक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेडुलरी रे सेल्स जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर होते हैं, वो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को रीगेन, जब कोई सेल जो है डिफरेंशिएट होता है, मतलब वो अपना सेल, दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे गेन अ परमानेंट फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो अपने जो कॉन्टिन्यूसली मेरिस्टेमेटिक नेचर है डिवाइड करने का उसको छोड़ के आगे एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं, परमानेंट नेचर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से ऐसे ही मेच्योर सेल्स जब दोबारा से डिवाइड करने की क्षमता को, कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं, when they regain the ability to divide, और क्या बन जाते हैं, फिर से मेरिस्टेमेटिक। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। तो उसके कारण, इसके कारण अब क्या होता है ना, फिर ये सेल्स जो हैं वापिस से क्या कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक स्टेट में जाएंगे, और फिर वहां से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में जाके क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो कैम्बियम क्या करता है, ज्वाइन करता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या करता है, ज्वाइन करता है किसके साथ, ज्वाइन करता है जो नया वाला, न्यू वाला जो है वो ज्वाइन करेगा पहले से जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ऑलरेडी फॉर्म्ड।
ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उसके साथ जुड़ेगा और क्या करेगा, एक कॉन्टिन्यूस ऐसे बन बन के क्या बना देगा, ऐड होता जाएगा और लगातार एक कॉन्टिन्यूस कैम्बियल रिंग फिर बनती, कैम्बियल रिंग बन जाएगी, कैम्बियल रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएशन से होता है। उसके बाद अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनमें से कहते कौन सा ऐसा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जब पानी का स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होने के कारण जो स्ट्रेस हो जाता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन, उसमें प्रोड्यूस होता है ताकि वो वाटर लॉस को रोक सके। वाटर लॉस मतलब जब ऑब्वियसली वो कंडीशन आ गई जहां पानी की कमी है, तो प्लांट्स में पानी को लॉस होने से बचाएगी वो, क्या करेगी, बचाएगी। तो वाटर स्ट्रेस पहले से ही है, तो फिर हमें ऐसा हार्मोन बनेगा प्लांट्स में जो रिड्यूस कर देगा पानी के लॉस को। तो ये होता है एब्सिसिक एसिड। काइनेटिन तो साइटोकाइनेटिन है, जिबरलिक एसिड भी नहीं है, IBA भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, ये कैसे करेगा, हमें पता है जब स्ट्रेस स्ट्रेस कंडीशन आती है ना, जैसे वाटर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम कहते हैं ना, तो ABA जो है वो स्ट्रेस हार्मोन की तरह एक्ट करता है, तभी तो इसको स्ट्रेस हार्मोन मैंने बताया था, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन की तरह। जब एक प्लांट जो है वो ड्रोट पीरियड में होता है, सूखा पड़ जाना, तो ये ABA ट्रिगर कर देता है। क्या ट्रिगर करता है, रैपिड, की जल्दी से बंद कर लो भाई सबको, कि पूरे मैसेज फैला देता है, रैपिड क्लोज कर दो किसका, स्टोमेटा का, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे उनका। ठीक है, ताकि हमें पता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज होता है, या गटेशन जिसमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो वाटर लूज होता है, वो रुक जाए। ठीक है, क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा हो गया बाय, तो जिससे क्या होगा, फर्दर जो वाटर लॉस है वो रुक जाएगा, ताकि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस है वो ना हो। तो हमने क्या कहा, जब स्ट्रेस होता है तो हमें पता है जो स्ट्रेस हार्मोन AB है वो ड्रोट का जैसे पीरियड आ गया तो वो प्रोड्यूस होगा, और वो क्या ट्रिगर करेगा, रैपिडली क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कौन सा हार्मोन था, ABA। कौन सा हार्मोन था, ABA। इसके बाद अब आता है अफेक्ट ऑफ विच फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं, प्लांट हार्मोन को। तो किस प्लांट हार्मोन के असर से जो है हेज मेकिंग का डीकैपि effect of which phytohormone is removed by decapitation for hedge making। किस फाइटोहॉर्मोन का इफेक्ट जो है उसे रोका जाता है, रिमूव किया जाता है डीकैपिटेशन करके फॉर हेज मेकिंग। तो अगर ये कुछ नहीं भी आता ना, तो हम इसका आंसर कैसे, मुझे जैसे अंदाजा हो जाता कि कैपिटेशन, कैपिटेशन बात करें, डीकैपिटेशन, डी में मतलब, डी मतलब रिमूवल, कैप अगर हम यहां से ही कर लें, तो कैप कहाँ, टॉप पे पड़ती है, तो टॉप पे कौन सा हार्मोन का रिमूवल होगा, फिर कैसे है, यहाँ पे वो टॉप पे है, इसको रिमूव कर दो, तो वो ऑक्सिन ही था ना जो हमें टिप से मिलता है। ठीक है, तो डीकैपिटेशन का मतलब क्या है मैं बताती हूँ अभी, इसका आंसर है ऑक्सिन। ठीक है, बी ऑप्शन। तो डीकैपिटेशन क्या होता है ना, एपिकल, हमें पता है कि एपिकल डोमिनेंस होता है, हमें पता है एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि एपिकल बर्ड जब प्रोड्यूस होते हैं तो एक तो क्या होता है कि वो ऐसा हार्मोन एक प्रोड्यूस करते हैं, वो नीचे की तरफ जाता है, और क्या कर, यूजुअली ऑक्सिन ही प्रोड्यूस करते हैं, वो डाउन द स्टेम जाएगा और क्या कर देगा, लेटरल या एक्सिलरी बर्ड्स को सप्रेस कर देगा, इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लेकिन जब हम रिमूव ही कर, डीकैपिटेशन कर देंगे, रिमूव कर देंगे शूट टिप को, इसको कहते हैं डीकैपिटेशन। ठीक है, शूट की टिप को, तो क्या होगा, जो सोर्स है ऑक्सिन का, जो ऑक्सिन जाता था नीचे, वो तो रिमूव हो गया, रिमूव हो गया ना, अब क्या होगा, फिर हेज मेकिंग आ गया। तो विदाउट द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, अब क्या होगा, हेज मेकिंग। हेज मेकिंग मतलब कि वही कि फिर ऑक्सिन तो अब रहा नहीं, तो अब जो लिटरल या ऑक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब वो क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ऊपर से जब डीकैपिटेशन ही कर दी हमने, टिप का रीजन ही रिमूव कर दिया, तो ऑक्सिन का सोर्स तो रहा नहीं जो सप्रेस करता था लेटरल बर्ड्स को। तो इसीलिए अब लेटरल बर्ड्स जो हैं विल बिगिन टू
ग्रो एंड प्लांट को, जिसके कारण वो क्या बना देंगे, बुशियर, ज्यादा बुशी बन जाएगा। इधर से फैलेगा ना, जब इधर से, जब वो ऊपर को कम अब, और साइड से ज्यादा लेटरल वर्ड्स निकल रहे हैं तो साइड से ज्यादा, तो वो बुशी नजर आएगा ना, बुश की तरह, बुशी एंड डेंसर। तो यही जो है प्राइमरी रोल है, गोल है, मेन एम है किसका, हेज मेकिंग का। ठीक है, तो डीकैपिटेशन से होती है ये। अब आता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें नीचे हैं दो स्टेटमेंट्स दी गई। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या कहती है, स्टेटमेंट वन कहती है द रोल ऑफ प्लांट, एक मिनट, द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। दूसरा, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। इन कहते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की पे नजर मारे और चूज करे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या है निम्नलिखित में से। ए कहती है कि सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। बी कहती है पहला गलत है, दूसरा सही है। सी कहती है दोनों ही अपनी जगह सही है। और डी कहती है कि दोनों ही इनकरेक्ट है। तो क्या आंसर है सही इसका। देखो, हम नजर मारते हैं पहले पहली स्टेटमेंट में, वो कहती है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है अपने आप में, जो ऑक्सिन हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री या एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक एक के साथ मिलके और उसका काम बढ़ा सकता है, उसका इफेक्ट बढ़ा सकता है, ऐसे। तो प्लांट ऑफन कहते क्या होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो प्लांट हॉर्मोन्स है ना, ये अक्सर क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब जब एक दूसरे के इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए, और ये क्या करेंगे, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि दोनों इकट्ठे मिलके एक ही गोल, एक ही मेन काम, एक ही काम की ओर पाएंगे, और वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलके काम करते हैं एक कॉमन एम को पूरा करने के लिए, कॉमन फंक्शन कह लो, ठीक है, एम कह लो, गोल कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे कि हमने अगर बात कहें तो ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन में हो गया जैसे इनका रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ठीक है, और दूसरा अब आता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का क्या मतलब है, तो एंटा मीन्स, ओ, एंटी हो गया ना, ये ऑपोजिट हो गया ना, तो इसका मतलब ये है अपोजिंग ईच अदर, कि एक दूसरे के ऑपोजिट करते हैं, अपोजिंग ईच अदर। जैसे कि हो गया एब्सिसिक एसिड एबीए, ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी, ये मेचोरेशन की तरफ लेके जाता है ना, तो ये एक इनहिबिटर है, तो ये डोरमेंसी की तरफ लेके जाता है। बल्कि जिबरलिन जो है, अब जिबरलिन्स जो है ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेक डोरमेंसी। तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं ना, अपोज कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अपोज। तो यस, एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक दूसरे, तो पहला तो बिल्कुल सही है। बचा अब दूसरा, दूसरी स्टेटमेंट कहता है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। तो बेटा वही हो गया कि ये इंडिविजुअलिस्टिक मतलब अकेले अकेले अपने आप में, अलोन, सिंगल, अपने आप में भी ये रोल निभाते हैं। हाँ, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म को, साइटोकाइनिन को अकेले स्प्रे करो करेगा, मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक का एक तरीके हम ये भी कह सकते हैं कि अपना, खुद का एक खुद का जो है, इनका एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, अपना खुद का या अफेक्ट है स्पेसिफिक ऑन देयर ओन। और सिनर्जिस्टिक का मतलब, सिन मतलब फ्यूजन मिलके, तो सिनर्जिस्ट का मतलब है जब कंबाइंड दो, ए था बी था, इन दोनों ने मिलके जो इफेक्ट आया वो अकेले अकेले इफेक्ट से ज्यादा आया। मान लो ए जो है वो 5 करता है, बी जो है वो 6 करता है, लेकिन ए प्लस बी ने मिलके 8 किया इफेक्ट। ये हो गया कि कंबाइंड इफेक्ट जो है दो हॉर्मोन्स का। ठीक है, एक मिनट, कि जो दो हॉर्मोन्स का ए और बी था, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ग्रेटर है देन
सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। अब इसका मैं बताती हूँ। इसका मतलब है, मान लीजिए ए अगर 2 है, अपने आप में ए डबल करता है, उसी तरह बी जो है वो ट्रिपल करता है किसी चीज को, लेकिन जब ए और बी दोनों मिला देंगे तो ये करे ऐसे ए और बी इकट्ठे डाल दिए किसी ने, इकट्ठे ए भी डाला और बी भी डाला, दोनों को डाला, तो 10 क्रिएट हो गया। तो ये जो इन दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट को मिला के भी जो आंसर आता है ना, अगर 2 + 3 = 5, तो कंबाइंड इफेक्ट उससे भी ज्यादा है। तो इसको कहते हैं कि सिनर्जेटिकली भी है, सिनर्जाइज्ड भी है ये। इंडिविजुअलिस्टिक भी है कि अपना खुद का एक, अपना खुद का इफेक्ट होना, कि जब ये किसी पे स्प्रे करेंगे, यूज होंगे, तो ये अपना एक इफेक्ट देगा जितना देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई दो हॉर्मोन्स को इकट्ठे मिला दिया जाए तो वो कंबाइंड इफेक्ट उनका जो मिलके दोनों का, वो आए, जो अकेले वो देते हैं ना, ऐसे अकेले अकेले में, उन दोनों का अकेले की वैल्यू को प्लस करके भी, अकेले अकेले की भी वैल्यू को प्लस करके जो अमाउंट आती है, तो जो मिलके दोनों को इकट्ठे जब डाला, वो उससे अकेले अकेले वाले के सम से भी ज्यादा होगी, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ। तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि दोनों ही अपनी जगह सही है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो पहले में नेचुरल ऑक्सीजन लिखा है, फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन, फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज, और नेचुरल साइटोकाइन। दूसरी तरफ हमारे पास है NaA, जियाटीन, IaA और GA, जिबरलिक एसिड। तो बेटा इसमें जो है बेटा, नेचुरल ऑक्सीजन जो है ना बेटा, वो है IaA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। और दूसरा जो है सिंथेटिक, वो NaA है, नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे केमिकली बनाया जाता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड है ये, लैब वगैरह में केमिकली सिंथेसाइज्ड है, तो आर्टिफिशियल है ये, सिंथेटिक आर्टिफिशियली बनाई गई है। फुलिश सिडलिंग डिजीज, ठीक है। तो ये किसके, GA का रोल है इसमें। जी क्या हुआ था, जो फुलिश सिडलिंग डिजीज थी, ये GA के कारण, और नेचुरल जो आ गया साइटोकाइनिन, नेचुरली वो जियाटिन है। तो ऑप्शन कौन सी सही रहेगी इसमें? ऑप्शन सी, 1 का थर्ड, बी का 1, फिर फुलिश आ गया फोर्थ, और नेचुरल साइटोकाइन आ गया 2, यस। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें जो फुलिश सीडलिंग डिजीज है ना, ये राइस में पाई जाती है, डिस्कवर के ये डिस्कवर की थी, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द जिबरलिक एसिड की डिस्कवरी में। फुलिश सीडलिंग डिजीज जो थी, इसका रोल किसमें था? राइस में जो होती थी, और जिसके कारण जिबरलिक एसिड का डिस्कवरी हुई, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से हमने कौन कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है उसका पता लगाना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो है इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन कहती है, ए ऑप्शन कहती है सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन जनरेट ओवर 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। पहले तो एपिकल मेरिस्टेम की बात की जा रही है, रूट के एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम है, तो ऑब्वियसली वो एक्टिवली डिवाइड करता है। एक्टिवली क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। एंड यस, उतनी उसकी इतनी स्पीड होती है कि 1 घंटे में 17,000, 17,500 न्यू सेल्स बना दे। उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बना दे। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेल्स इन अ वाटरमेलन में एनलार्ज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। तो ये भी करेक्ट है। आगे, द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब इज टिपिकली मेयर्ड टू असेस इट्स ग्रोथ। तो पोलन ट्यूब की लेंथ को
मेयर किया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ का पता लगा सके, ये भी ठीक है। ग्रोथ इन अ डोर्सी वेंट्रल लीफ इज मेड बाय इंक्रीज इन सरफेस। डोर्सी वेंट्रल लीफ में ग्रोथ कैसे देखी जाती है कि उसका सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, ये भी ठीक है। वॉल्यूम इज नॉट यूज्ड एज ए पैरामीटर फॉर मेयरिंग ग्रोथ, ये गलत है, क्यों नहीं भाई? वॉल्यूम का यूज किया जाता है। वॉल्यूम मतलब इसमें आ जाती है, कोई अगर फ्रूट खा रहे हैं हम, वो इतना है, इतने से जो बड़ा, जितना बड़ा फ्रूट होगा हम उतना बढ़िया कहेंगे ना कि गुड फ्रूट, गुड फ्रूट, है ना? तो वॉल्यूम का नोट यूज्ड नहीं होता है, यूज वॉल्यूम का। जैसे कि एग्जांपल है फ्रूट्स, छोटा साइज का होगा तो हमें लगेगा, बड़े साइज का होगा उतना ही बेटर होगा, उतना ही रस होगा उसमें। ठीक है बेटा? तो ये था, इसलिए इसमें जो है A B C D ये सारे क्या हैं, करेक्ट हैं, और ई वाला जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन। अब जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट है जो ऑक्सिन है वो क्या प्रमोट करता है। तो बेटा ऑक्सिन जो है हमें पता है वो पहले ऑक्सिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है, इधर है प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद है एंटागोनिस्ट टू GA फॉर सी डोरमेंसी एंड प्रमोट्स लेटरल शूट। तो मैच करो इनको बेटा, इन्होंने कहा है मैच करो। तो ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस हमें पता है करता है, क्योंकि ऑक्सिन हमने कहा था ना नीचे मूव करेगा शूट टिप से, शूट पे होता है लेटरल बड को, तो ये तो है। साइटोकाइनिन जो है वो कहीं एंटागोनिस्ट, तो ये सेल डिवीजन करवाता है लेकिन ग्रोथ भी तो करवाता है, लेटरल शूट्स की ग्रोथ करवाता है फिर ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक प्लस पॉइंट आपको पता चल गया, अगर हम कहें ऑक्सिन तो ये एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन जब इसको कट कर दें तो ऑक्सिन नहीं होगा, तो फिर तो एपिकल डोमिनेंस रुक जाएगी। या फिर साइटोकाइनिन दे दो, साइटोकाइनिन की स्प्रे कर दो, साइटोकाइनिन प्रोवाइड कर दो, ये लिटरल बर्ड्स की ग्रोथ करवा देगा, लिटरल बर्ड्स की ग्रोथ करवा देगा। ठीक है, तो ओके। उसके बाद एब्सिसिक एसिड है, तो एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट टू जीएस फॉर सी डोरमेंसी, क्योंकि जीए जो है एंटागोनिस्ट मैंने कहा ना जो अपोज करेगा, तो ये जिबरलिक एसिड के ऑपोजिट है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये जो है ब्रेक करता है डोरमेंसी। कौन? GA, ये ब्रेक करता है, और इससे अपोजिट करेगा एब्सिसिक एसिड, ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी। ठीक है, ये इंड्यूस करेगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद आता है अब इथाइलिन। तो इथाइलिन का लास्ट बचा कि ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इथाइलिन एक क्या है, गैसियस हार्मोन है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, जो जिसका यूनिक गैसियस हार्मोन है, जो जिसका यूनिक रोल है। एक तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता, मैंने बताया था, इसीलिए इसका कह रही हूँ कि फ्रूट राइपनिंग में रोल है। ठीक है बेटा? ठीक है, और दूसरा इसका ये है कि ये स्टिमुलेट करता है रूट की ग्रोथ को, स्टिमुलेट करेगा ये रूट का बनना, रूट का इनिशिएशन होना, इनिशिएशन या रूट हेयर डेवलपमेंट, रूट हेयर की डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से वही कि नेचुरल, ये तो आ गया, रिपीट हो गया, ऑक्सीजन ये भी रिपीट हो गए। तो ठीक है बेटा, दिस वाज टुडेज क्लास, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ऑक्सिन्स, जिबरलिंग, साइटोकाइनिन के बारे में, इथाइलिन जो गैस हार्मोन है उसके बारे में, फोटो पीरियोडिज्म, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर लेक्चर कैडेट एग्जाम। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।